हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेज। आई होप आप सब फुली इस चैप्टर को, कौन से को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 प्यारे बच्चों। हाँ, आई होप पूरा रिवाइज करके आए होगे, क्योंकि मैंने बोला था लास्ट सेशन के लास्ट में कि भैया नेक्स्ट सेशन से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर के PYQs प्यारे बच्चों, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2009 से लेके अब तक के सारे, और 2000 से पहले के भी काफी सारे PYQs मैंने आपको सेशंस के दौरान भी करवाए हैं। यानी आपके लिए इतना मसाला तैयार हो गया है जिससे बाहर कोई क्वेश्चन आने के चांस ही नहीं है। अपने सेशंस के थ्रू ही वो तैयार हो चुका है आपका। अब रही सही कसर, ये PYQs पूरी कर देंगे प्यारे बच्चों आपकी। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्यारे बच्चों, इसका सेशन नंबर 4 यानी 3 सेशंस में तो हमने इसका पूरा थ्योरी, न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स सारे क्लियर किए। आप PYQs यानी सेशन नंबर 4 में आ गए हैं, और ये आपको बताया था मैंने 3 to 4 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। AC जनरेटर इसमें आप इंक्लूड अगर करते हैं तो वो एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और तब जाके 5 मार्क्स में आ सकता है, अदरवाइज 3 या 4 मार्क्स में प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपका आता है। इससे ज्यादा नहीं आएगा फाइनल एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूनिट नंबर 3 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैटर एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो दोनों चैप्टर प्लस यूनिट नंबर 4 यानी ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इससे नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट वाला, ये चारों चैप्टर यानी यूनिट 3 प्लस यूनिट 4 मिला के 17 मार्क्स की आएगी। तो अगर इसको हम आधे मार्क्स की भी माने तो 8 या 9 मार्क्स की प्यारे बच्चों 4th यूनिट आएगी, यानी चैप्टर नंबर 6 प्लस चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 थोड़ा बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है, वहां से मार्क्स ज्यादा आएंगे प्यारे बच्चों एग्जाम में। तो यानी ये तो 3-4 नंबर का ही पड़ेगा। ये एक ना सिर्फ कॉमन सेंस बल्कि लॉजिकल बात भी आपको लगी होगी, और ऐसा ही है। चले फिर अब प्यारे बच्चों, एक नई बात आगे बढ़ने से पहले कि लास्ट में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। कुछ बच्चों की कॉल आई, मैसेज आया कि सर क्या ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर सिलेबस में नहीं है? तो बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। हाँ, ग्रुपिंग के लिए यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स के लिए एक कॉमन बात आप याद रख सकते हो कि जैसे दो रजिस्टर्स को आप 10 ओम और 10 ओम के दो रजिस्टर्स को अगर आप पैरेलल में जोड़ते हो प्यारे बच्चों एक बैटरी के थ्रू, तो टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं? 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हाँ, जब पैरेलल में होते हैं। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर दो इंडक्टर्स हैं आपके पास, एक 10 हेनरी का और दूसरी कॉइल भी 10 हेनरी इंडक्टेंस की है प्यारे बच्चों, तो इनका नेट इंडक्टेंस मिलके 5 हेनरी बच जाएगा। जैसे यहां पे टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम बन गया पैरेलल में आने के बाद। क्लियर है? इसी तरह अगर दो रजिस्टर्स आप 10 ओम के सीरीज में जोड़ेंगे, 10 ओम तो 20 ओम बन जाता है टोटल। ऐसे ही दो इंडक्टर्स अगर आप 10 हेनरी और 10 हेनरी सीरीज में लेंगे तो 20 हेनरी इसका नेट इंडक्टेंस बन जाता है प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात? तो इतना बस याद रख लेना, अदरवाइज जरूरत इसकी भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी ही बात सिलेबस में नहीं है। क्या? ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। चले आगे करें फिर स्टार्ट अपना आज का प्यारा सा सेशन। लेट अस गेट स्टार्टेड प्यारे बच्चों, ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आगे चलने से पहले मैं एक बार फिर से बोलूंगा आपको, अभी पॉज करके पूरा चैप्टर रिवाइज मार दो। जी हाँ प्यारे बच्चों, और फिर ये स्टार्ट करना। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा उसको खुद से एक बार करने की कोशिश करो, फिर मैं करवाऊंगा। मेरा पर्पज यहां पे आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाना कम है, बल्कि मेन पर्पज है आपको क्वेश्चन से फेस टू फेस करवाना कि कैसे क्वेश्चंस इस एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं, और आपको यह प्रूव करना मेरा मकसद है यहां पे कि जो सेशन में पढ़ा है ना उससे बाहर कुछ नहीं पूछता। क्योंकि जो पढ़ा है वो अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो अब आप देखेंगे कैसे वो सारे कंसेप्ट यहां पे यूज होंगे, और आपका एक एक मार्क जेब में डलता जाएगा, जेब में डलता जाएगा, आपकी पॉकेट भर जाएगी। यानी ये 3-4 मार्क्स आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो भैया लेवल अप के लिए तैयार हो जाओ इन PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ प्यारे बच्चों। करेंगे कैसे आपको पता है, आज फेज 1 है। जी हाँ, इस सेशन में हम फेज 2 के थ्रू निकलेंगे। नेक्स्ट सेशन में फेज 2 ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आज 40 क्वेश्चंस करेंगे प्यारे बच्चों, और फेज 2 में 38 क्वेश्चंस अपने पास आएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे होंगे। ठीक है, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ तक का यहां पे 40 क्वेश्चंस के थ्रू हम करेंगे, जो भी 2009 के बाद से पूछा गया है।
और इसके बाद फेज 2 आएगा प्यारे बच्चों, जिसमें कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्लूड होंगे और जनरेटर भी आपका उसी में इंक्लूड होगा। करें फिर स्टार्ट। तो फेज 1 है, 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा प्यारे बच्चों। सो लेके प्रभु का नाम या जिसको भी आप मानते हो, प्रभु, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, सब एक हैं, उनको याद करके, अपने पेरेंट्स को याद करके, अपने गार्जियंस को याद करके प्यारे बच्चों उनको प्राउड फील करवाना है। जी हां, यानी नेक्स्ट 1 आवर तक पूरा अपना कंसंट्रेशन यहां पे डाल दीजिए, दुनियादारी को भूल के। पानी वानी पी के बैठिएगा पूरी एनर्जी के साथ, जैसा कि हर बार मैं आपको बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन में सीबीएसई 2023 में पूछा गया प्यारे बच्चों, फटाक से कर दो। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ABC इज, डायरेक्शन क्या होगी भैया? क्लॉकवाइज होगा करंट या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट, यह आपको बताना है। इफ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ABC इज अलोंग ABC इफ I डिक्रीजेज। सुनो भैया, I इस तरफ है, करंट उस तरफ है भाई, ठीक है? तो करंट अगर चेंज होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पहले इंक्रीज वाला केस मान लूं, क्योंकि ऑप्शंस में इंक्रीज भी है, डिक्रीज भी है, कांस्टेंट भी है, इंक्रीज भी है। सुनो फिर, अगर करंट कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, अगर कांस्टेंट है, सेम वैल्यू का करंट चलता रहे, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्कल में से निकल रही हैं ऐसे, देखो इस करंट के कारण इस सर्कल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। क्योंकि इस करंट के, इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही है प्यारे बच्चों, ऐसे इसके चारों ओर ऐसे गोल गोल घूम रही हैं, और ये लूप है इसके ऊपर, तो यानी ऐसे बाहर की तरफ ऐसे आएंगी इसमें से। तो इसके थ्रू लगातार मान लिया 50 लाइंस निकल रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है, क्योंकि करंट चेंज ही नहीं हो रहा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इसने बोला इफ I इज कांस्टेंट करंट इज अलोंग ABC। अरे घोचू, करंट होगा ही नहीं इसमें। अगर इसमें करंट सेम रखोगे तो इसके थ्रू फ्लक्स सेम रहेगा, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी आता है जब देयर इज चेंज इन फ्लक्स विद चेंज इन टाइम, और ये भी नेगेटिव, याद है फैराडेज लॉ? हाँ सर। तो भैया सी तो गया काम से। अब बात कर लेते हैं, अगर करंट बढ़ रहा है एक्स से वाई की तरफ जाते हुए, करंट अगर बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे पहले लाइंस 50 पास हो रही थी, फिर 60, फिर करंट बढ़ता जाएगा, 70 लाइंस पास होंगी, फिर 80 इसमें से, फिर 90, यानी फ्लक्स बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब लेंज लॉ बोलता है कि इसके अक्रॉस ईएमएफ कुछ ऐसे इंड्यूस होगा जो कि अपोज करेगा अपने कोज ऑफ प्रोडक्शन को, अपने इंड्यूस्ड ईएमएफ, अपने पैदा होने के कारण का विरोध करेगा। पैदा होने का कारण क्या है? इस करंट का बढ़ना। तो इस करंट के बढ़ने के कारण इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होती गई। ये चाहेगा इन लाइंस को कम करना ताकि डिस्टरबेंस कम हो, तो कम तो कर नहीं सकता, तो क्या करेगा? खुद के अंदर ऐसी डायरेक्शन में ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर लेगा कि इसके कारण जो लाइंस बढ़ रही हैं उनको अपोज करे, यानी खुद के करंट के कारण अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने की कोशिश करेगा। अपोजिट यानी इस करंट के कारण मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ थी, तो इसके खुद के करंट के कारण अंदर होनी चाहिए, और अंदर होनी चाहिए, अंगूठा अंदर होना चाहिए, तो करंट ऐसे चलना चाहिए, फिर क्लॉकवाइज यानी B से C, C से A। तो अगर इंक्रीज होगा करंट तो B से A, B C, A C B लिख रखा, A C B ना भाई, गलत। तो इंक्रीज होगा करंट तो अलोंग ABC, हाँ बिल्कुल सही, डी आ गया भाई, क्लियर। और करंट डिक्रीज होगा प्यारे बच्चों, सॉरी, अगर करंट इंक्रीज होने पे ABC की तरफ चल रहा है तो करंट डिक्रीज होने पे तो उल्टा चलेगा, ABC के अलोंग नहीं चलेगा भाई। डी इज द ओनली राइट ऑप्शन। समझ में आया प्यारे बच्चों? टाइम लगा समझने में, एक दो क्वेश्चन में और टाइम लगाऊंगा ऐसी चीजें समझाने में, वैसे कंसेप्ट समझा चुका हूं बिल्कुल डीप में, हाँ सेशंस के दौरान। एक दो क्वेश्चन में और टाइम लगाऊंगा, फिर आपको अपने आप लेंज लॉ की प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें आपके लिए आसान बनती जाएगी प्यारे बच्चों। क्लियर? चलें, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पोज करो, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही आसान है भैया। क्या बोलता है? स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स। ये है भैया स्क्वायर शेप्ड कॉइल, 100 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100। अच्छा, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है भैया, ठीक है, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ।
विच इज इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकेंड। तो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट चेंज इन टाइम इज 1 टेस्ला पर सेकेंड। 1 टेस्ला बढ़ती है 1 सेकेंड में। अच्छा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल दो भैया, आपको पता है ईएमएफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाइव, हाँ, चेंज इन फ्लक्स, और इसका नेगेटिव, सो माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स कितना होगा, बी डॉट ए, हाँ, बी ए कोस थीटा, थीटा 90 डिग्री है इस लूप के किसी भी साइड की और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल। अरे बी और ए के बीच है, बी और ए के बीच ना, सॉरी, बी और ए के बीच एंगल 0 है प्यारे बच्चों। बी इस कॉइल का सरफेस एरिया, एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर। तो एक कॉइल अगर इस तरफ से देखूंगा तो एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ। इस तरफ से देखूंगा तो एरिया वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, तो 180 हो जाएगी। कोस 0 और कोस 180 का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना फर्क है। चलिए, माइनस प्लस का पंगा है नहीं, तो कोस गया बी ए लिख लो यहां पे। अब मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है, लेकिन एरिया तो इसका सेम रहेगा प्यारे बच्चों, वो चेंज नहीं हो रहा। तो ईएमएफ फील्ड भी इक्वल टू एरिया बाहर ले लो और डी बाई डी टी ऑफ बी आ गया। हाँ, एरिया कितना है इसका, साइड थी इसकी 10 सेंटीमीटर, तो एरिया 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे 10,000 से डिवाइड कर दोगे। इनटू में डीवी बाई डी की वैल्यू 1 टेस्ला पर सेकंड है, तो 1 पुट करो, 2 zeros को कैंसिल कर देंगे, 0.01 वोल्ट आ गया भाई। ऑप्शंस में देखना 0.01 तो नहीं है, तो क्यों नहीं है सोचो, और सोचा और ये सोचा प्यारे बच्चों कि अगर एक टर्न है तो फार्मूला ये है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स 100 है तो इनटू में n भी आ जाएगा, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इनटू में n भी आ जाएगा, यानी इनटू में 100 भी आ जाएगा भाई, है ना। हाँ, तो 100/100 1 बच जाएगा, 1 वोल्ट। समझ में आया? है ऑप्शन में, बिल्कुल है, डी इज द राइट ऑप्शन। कर दोगे सीबीएसई 2023 का प्यारा सा क्वेश्चन। आप यहां पे गड़बड़ कर जाते हो एक कि सर डीबी बाई डी टी तो देखा ही नहीं। हाँ, डी फाइव बाई डी टी तो देखा हुआ, वो दे नहीं रखा सर, कैसे फार्मूला अप्लाई करे ये, है ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों फाइव को बी डॉट ए लिखना है, ए बाहर ले लिया, डीबी बाई डी टी बच गया, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, इसका एरिया तो जितना उतना ही रहेगा, मूव तो कर नहीं रहे कहीं पे। क्लियर है ना? क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे। चलो भाई, खुद से क्या करो प्यारे बच्चों, खुद से क्या करो, देखते हैं। एन आयरन कोर्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये कॉइल है प्यारे बच्चों, इस बल्ब के साथ सीरीज में है, विद एन एसी सोर्स एज शोन इन द फिगर। ये एसी सोर्सेस में क्या होता है, पहले करंट 0 से मैक्सिमम जाता है, फिर मिनिमम, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, और फिर से मिनिमम। जनरेटर में बताया भी था ना आपको इस बारे में। हाँ, तो यानी करंट स्टार्टिंग में बढ़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। मान लेते हैं सर्किट में करंट, एक एग्जांपल के तौर पे सर्किट में करंट 10 एम्पियर था प्यारे बच्चों, 0 से 10 की तरफ ये करंट जा रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके कारण इस बल्ब में ग्लो है, ये जल रहा है, ठीक है भाई। अब प्यारे बच्चों ये कॉइल है, इसके अंदर आयरन है, आयरन कोर्ड कॉइल है, इसके अंदर आयरन भरा हुआ है, तो इसका एल है कुछ ना कुछ। हाँ सर, एल है इसका म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, पता है आपको। हाँ, यानी ये कॉइल क्या करेगी, अपने अंदर से चेंज होने वाले करंट को अपोज करेगी, और अपोज करेगी क्यों, क्योंकि वो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, वो अपने कोज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा, तो खुद में इस तरफ करंट इंड्यूस करा लेगी। मान लिया 4 एम्पियर करा लिया, तो भैया 4 तो इस तरफ चलने लगा सर्किट में। 10 एग्जांपल के लिए ये था किसी टाइम पे, तो ओवरऑल तो 6 गया ना बल्ब में से। हाँ, 10 चला इसके कारण, 4 चला इसके कारण, तो बल्ब में से 6 एम्पियर करंट पास हो रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये जला। अब सुनो, अब हमने इसकी आयरन इसके अंदर से निकाल दिया बाहर। हाँ, तो अब इसका एल जो है प्यारे बच्चों, पहले आयरन था इसके अंदर, तो म्यू ऑफ आयरन यहां पे लिखेंगे, म्यू ऑफ आयरन IRON, ठीक है। हाँ, और म्यू ऑफ आयरन को आप क्या लिख सकते हो, म्यू ऑफ आयरन को आप लिख सकते हो म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ आयरन इनटू म्यू नोट। हाँ, और अब जब इसमें एयर बच गई है, अब आयरन निकाल दिया, तो अब इसका एल हो गया है म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल। यानी प्यारे बच्चों म्यू आर टाइम्स, जब आयरन यहां पे थी सॉरी, तो इसका इंडक्शन म्यू आर टाइम्स ज्यादा था,
ये ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, अब ये कम है, तो अब ये 4 की बजाय मान लेते हैं 2 एंपियर प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, तो 10 एंपियर ऐसे, 2 एंपियर ऐसे, तो यहां पे करंट बढ़ गया जैसे आपने आयरन को निकाला, और ये पहले से ज्यादा ग्लो करेगा, यानी इसमें ग्लो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंक्रीज। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है किशोर, अब घटेगा करंट मैक्सिमम पे जाके, अब घटेगा, अब क्या होगा, फिर भी इंक्रीज ही होगा प्यारे बच्चों। क्या पहला पोर्शन इसका समझ में आया, जिसके बेस पे आप एग्जाम आंसर दे सकते हो कि हाँ इंक्रीज करेगा भाई। डन? क्लियर? नेक्स्ट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट था, काफी बच्चे गलत करते हैं, आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4। अरे भाई क्या हो रहा है तेरे को। क्वेश्चन नंबर 4 तो कर ले, पहले 5 पे चला गया। अब सुनो, ध्यान से पढ़ना, खुद से करने की कोशिश क्या करो हर क्वेश्चन को। चलो भाई। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एक सर्कुलर एंड एन इलिप्टिकल लूप, ये 4 लूप प्यारे बच्चों, ऑल इन द XY प्लेन में है, आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी V इज इक्वल टू VI। यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे 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 ऐसे, इसके अंदर से ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं चारों। एक रेक्टेंगुलर निकला भैया, पहले मान लेते हैं ये निकल रहा है बाहर इससे। तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी V से बाहर निकलेगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स तेज हो रहा है, बिल्कुल। तो जब ये 1 सेंटीमीटर बाहर निकल चुका था तो इसके अंदर से 10 लाइन पास होना कम हो गई। जब ये 20 सेंटीमीटर बाहर 2 सेंटीमीटर बाहर निकला तो और 10 कम हो गई, 3 सेंटीमीटर बाहर निकला तो और 10 कम, 4 सेंटीमीटर निकला तो और 10 लाइन इसके थ्रू पास होने वाली कम होती गई। हाँ, ऐसा ही केस प्यारे बच्चों एक स्क्वायर में हो सकता है। हाँ, एक स्क्वायर ले लो, छोटा सा ये लो, इस स्क्वायर में भी अगर आप हर सेकंड इसका 1 सेंटीमीटर बाहर निकालते हो तो हर सेकंड इसके अंदर से पास होने वाली 10 लाइन मान लिया हर सेकंड कम होती जाएंगी। तो हर सेकंड सेम नंबर ऑफ लाइंस इसके थ्रू पास होने वाली कम होती जा रही हैं, यानी चेंज इन फ्लक्स हर सेकंड सेम है प्यारे बच्चों, यानी d∅dt हर सेकंड में चेंज इन फ्लक्स सेम है, तो यानी ईएमएफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये वैल्यू सेम रहती है तो हाँ, तो स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, इनका तो चेंज इन फ्लक्स सेम रहेगा। अब सर्कुलर और इलिप्टिकल की बात करते हैं, क्योंकि इसने पूछा ही ये है। इसने बोला मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे बच्चों। तो बोलता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दीज लूप्स आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर, किसके लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब सुनो, अब इसी फील्ड में से अगर आप एक सर्कल को बाहर निकाल रहे हो तो जब 1 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल बाहर निकालोगे तो ये पोर्शन बाहर निकला, मान लिया 10 लाइन कम हो गई। अगला 1 सेंटीमीटर निकालोगे प्यारे बच्चों तो ज्यादा पोर्शन है जो बाहर गया है। अब की बार नंबर ऑफ लाइंस जो कम हुई वो 15 हुई हैं एग्जांपल के लिए। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर बाहर निकालोगे तो और बड़ा एरिया है क्योंकि उसकी लेंथ और ज्यादा है, मानते हो। हाँ, तो चेंज इन फ्लक्स एवरी सेकंड अलग अलग आ रहा है हर सेकंड के लिए, तो ईएमएफ भी अलग अलग आएगा प्यारे बच्चों हर सेकंड। हाँ, तो ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा सर्कल के लिए। अब अगर आप एक इलिप्स को निकालते हो इससे बाहर, ये इलिप्टिकल शेप है, तो इसकी भी पहली सेकंड में मान लिया जितना एरिया बाहर निकला उसके थ्रू 1 सेंटीमीटर एरिया आपने बाहर निकाला लेंथ में, तो उसके थ्रू 10 लाइंस पास हो रही थी, वो अब कम हो गई। अब नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर निकालोगे ये और आगे जाएगा, तो यानी नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर तो ज्यादा एरिया है, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर उससे ज्यादा एरिया, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर उससे ज्यादा, फिर कम, फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में और कम। तो प्यारे बच्चों फ्लक्स में चेंज हर सेकंड अलग अलग है, सर्कल के और इलिप्स के केस में, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में सेम अमाउंट में फ्लक्स डिक्रीज होता जाएगा, यानी ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इलिप्स में और सर्कल में कांस्टेंट नहीं रहता। तो आपका आंसर आ गया एनी ऑफ द 4 लूप्स, ना द सर्कुलर एंड द इलिप्टिकल लूप, बिल्कुल इनमें कांस्टेंट नहीं रहेगा भैया। आया समझ में। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का था और पिछला भी शायद सैंपल क्वेश्चन पेपर का था। हाँ, और मैं बता चुका हूं प्यारे बच्चों सैंपल क्वेश्चन पेपर वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आज तक एग्जाम में आए नहीं हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को 2-3 साल का गैप देके पूछता फिर वो। हाँ, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर में दे दिया और अभी उस एग्जाम में भी आ गया उसी साल के फाइनल एग्जाम में, तो फिर बच्चे बोलेंगे कि इजी था क्वेश्चन पेपर, है ना। तो वो क्या करता है, गैप दे देता 2-3 साल का, फिर आता देता है फाइनल एग्जाम में।
तो क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे उठा के डाल रखे और मैं इनको प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, आपको बता चुका हूं ये बात मैं। चले आगे। तो प्यारे बच्चों, आप